बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन के बारे में। तो इसके अंदर हम जस्ट ये देखना चाहेंगे कि जहाँ पे भी वर्ड डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन या फिर कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन अगर यूज़ होता है तो हमारे पास एक फ़िज़िकल सेंस उसकी ब्रेन के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। हमें उसको समझ जाना चाहिए कि फ़िज़िकली इसका मीनिंग क्या है। तो वैसे हम इसको आखिर पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे, उसी से भी समझ आ जाती है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि ताकि हम डिटेल में अगर देखना चाहें इसको तो हमें समझ होनी चाहिए कि इसका ज्योमेट्रिकल या फिज़िकल मीनिंग क्या बनता है। तो देखिए, मैथमेटिकली हम किसी भी डाइवर्जेंस को इस तरह से लिखते हैं, यूँ समझ लें कि इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जेंस। सो हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं पहले। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन को पिछले लेक्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन लिख चुके हैं कि ऐसा वेक्टर वेरिएबल जिसकी वैल्यू पॉइंट की पोजीशन चेंज करने से चेंज हो जाए उसको हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन का नाम देते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है v के नाम से। तो हम मैथमेटिकली फ़िलहाल उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं डाइवर्जेंस के फार्मूले को, बाद में मैं इसको फिज़िकली इंटरप्रेट करूँगा। तो देखें, हमारे पास लेट्स से कि एक वेक्टर v है जो कि अपने तीनों कंपोनेंट्स के साथ मौजूद है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जी के। ये हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो इसके डाइवर्जेंस से मुराद ये होगी, यानी ये वेक्टर हमने खुद से सपोज किया है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी का क्या मतलब होगा? डाइवर्जेंस ऑफ वी का मतलब होगा मैथमेटिकली डेल डॉट वी, ये इसका मतलब है। तो आप जानते हैं कि डेल ऑपरेटर जो है उसको हमने कल देखा था, बराबर होता है करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जी इंटू के। ये ऑपरेटर था डेल। हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? वेक्टर वी के साथ। तो वेक्टर वी किसके बराबर है? वो है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे एंड प्लस वी जी के। ये हमारे पास है वेक्टर वी। तो डेल डॉट वी डेफिनेटली इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। चाहे ये एक ऑपरेटर है लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि एक स्केलर वैल्यू निकलती है। तो डेल डॉट वी देखें हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? आप डॉट प्रोडक्ट लेते जाएं तो ये बराबर आ जाएगा करली ओवर करली एक्स इंटू वी एक्स प्लस करली ओवर करली वाई इंटू वी वाई प्लस करली ओवर करली जी इंटू वी जी। तो ये डाइवर्जेंस है। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर। मैथमेटिकली ये इसके बराबर आएगा। मैं एक जस्ट फिज़िकल पिक्चर लेके इस फार्मूले को मतलब ड्राइव करने की कोशिश करूँगा, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फार्मूला जो है ये एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो इसको फिज़िकली इंटरप्रेट करने के लिए हम एजम्पशन लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक क्यूबाइड शेप है और इस क्यूबाइड शेप की ये डिफरेंट फेसेस मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। ये देखें, लेट्स से कि ये क्यूबाइड शेप है। तो इस क्यूबाइड शेप में एज्यूम करते हैं कि ये जी एक्सिस है। वैसे आमतौर पे कन्वेंशनली आपको पता ही एक्स एक्सिस होते हैं, हमने अपनी हेल्प से इसको लिखा है। और ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इस तरह से हमारे पास 3 डायमेंशन में ये एक्स वाई और जी आ गए। तो अगर आप ये वाला फेस लेते हैं तो ये वाली जो लेंथ है यहाँ तक ये डी जी बनती है, इसको डी जी लिख देते हैं। और
ये वाली जो लेंथ है ये चूँकि वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो ये डी वाई बनती है। इसी तरह से लेट्स से कि ये जो फेस है इसको हम सेकंड फेस का नाम दे देते हैं, और ये वाली फेस जो है ये फर्स्ट है, फ्रंट वाली थर्ड, बैक वाली फोर्थ, बॉटम वाली फिफ्थ और अपर वाली सिक्स्थ। इस तरह से आप नाम रख लें, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 फेसेस ले रहा हूँ। जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ये वाला फेस जो है क्यूबाइड का, क्योंकि टोटल 6 फेसेस हैं ना इसके, तो ये फर्स्ट है और ये वाला उसके अपोजिट जो है वो सेकंड है। तो डेफिनेटली इसमें भी ये वाली जो साइड होगी ये वाली डी जी के लॉन्ग है, इसको डी जी लिख देंगे और ये डी वाई के बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ द फेस 1 जो है वो हमारे पास डी वाई इंटू डी जी है, और एरिया ऑफ द फेस 2 भी वो भी डी वाई इंटू डी जी के इक्विवेलेंट है। ये जो लेंथ है ये डी एक्स कहलाएगी। तो मेरे पास एक क्यूब है, क्यूबाइड शेप है, जिसका वॉल्यूम डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जी के इक्विवेलेंट है। ये हमने एजम्पशन ली है। लेट्स से कि इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे मर्जी फ्लो कर रहा है, इनवर्ड कर रहा है, आउटवर्ड कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पोर्शन में से। तो उस फ्लूइड का जो फ्लोइंग है वो फ्लूइड मतलब हम एक जानबूझ के इस तरह का मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, मतलब कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो इसके अंदर से गुजर रही है, हम यूँ भी इसको कह सकते हैं। और वो फिज़िकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम आसानी के लिए एक ताकि फ़िज़िकल पिक्चर सामने आ जाए तो हम फ्लूइड का नाम दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा किसी फ्लूइड प्रॉब्लम पे ही एप्लीकेबल हो डाइवर्जेंस का फार्मूला, तो इसलिए हम अजम्पशन में खाली ले रहे हैं, लेकिन ये इसको अप्लाई करेंगे हम वेक्टर, चूँकि कोई भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, तो इसलिए हम इसको किसी भी तरह से अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक पिक्चर है, फिज़िकल पिक्चर है आपके सामने। अब देखें, हम ये कहते हैं कि लेट्स से कि इसकी जो फेस 1 है, सो फेस 1 पे जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है या वाटर है, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर को हम वी एक्स का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो वी एक्स के बराबर है, और लेट्स से कि फेस 2 के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है उसको हम वी एक्स डैश का नाम दे देते हैं। तो मैंने पहले बोला है कि किसी भी फेस में इनवर्ड या आउटवर्ड जो है वो वाटर फ्लो कर सकता है। हमने ये एजम्पशन में लिया है कि इसकी 6 फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस में जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है या जो वाटर फ्लो कर रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लो कर सकता है। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि जो वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू द फेस 1, इनवर्ड या आउटवर्ड, इसको अभी हम डिसाइड कर लेते हैं। तो लेकिन दोनों डायमेंशन में फ़्लो कर सकता है। तो वी एक्स वेलोसिटी है उस फ्लूइड की थ्रू द फेस 1, और वी एक्स डैश है उसी फ्लूइड की वेलोसिटी जो कि अपोजिट फेस में है फॉर द फेस 2 या सरफेस 2। अगर आपको पता है कि आप फ्लो रेट निकालना चाहें तो आप जस्ट वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वेलोसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास देखें ये आ जाएगा वी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जी, ये फ़्लो रेट आ जाएगा। इसको फ़्लो रेट का नाम देंगे, पहले मैंने खाली वेलोसिटी बोला था। जब वेलोसिटी और एरिया आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो दैट विल बी दी फ़्लो रेट ऑफ द फेस 1। ये फेस 1 के लिए है, इसको आप लिख लें ताकि भूल ना जाए हम। फ़्लो रेट फॉर फेस 1, ये आ गया फ़्लो रेट फॉर फेस 1। और इसी तरह से अगर आप वी एक्स डैश को मल्टीप्लाई करते हैं, वी एक्स डैश मल्टीप्लाई होता है डी वाई इंटू डी जी के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फ़्लो रेट फॉर फेस 2। फेस 2 से मुराद है सरफेस 2। तो ये एजम्पशंस थी जो हमने इसके लिए बनाई हैं, इस फिगर के लिए। तो अब देखें, अगर आप देखना चाहते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, लेट्स से हम अब अज्यूम करते हैं कि जो वाटर है वो इनवर्ड फ्लो कर रहा है थ्रू द फेस 1 और फेस 2 से आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। लेकिन मैंने पहले बोला था दोनों डायमेंशन में फ़्लो कर सकता है, लिहाजा हमने कोई ना कोई एजम्पशन तो लेनी थी। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि फेस 1 में जो वाटर फ्लो कर रहा है वो इनवर्ड है और फेस 2 में जो फ्लो कर रहा है वो आउटवर्ड है।
तो अगर आप देखना चाहते हैं, सो हमारा जो टास्क है वो ये है कि इस पूरे वॉल्यूम से जो टोटल आउटवर्ड वाटर फ्लो करेगा उसके रेट को फाइंड करना। तो हम इसके लिए देखें, उसके सबसे पहले हमने दो फेसेस लिए हैं। इसी तरह से हम फ्रंट बैक वाला फेस लेंगे, फिर बॉटम और टॉप वाला लेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख रहे हैं, और मैंने बोला है कि अजम्पशन लिया है कि फ़ेस 1 में वाटर इनवर्ड फ्लो कर रहा है और फ़ेस 2 के अंदर वाटर जो है वो आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। और अगर आप दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंट देखते हैं, ठीक है, तो उसको हम डेल्टा वी एक्स का नाम दे सकते हैं। तो लेट्स से कि दोनों का डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ जो है वी एक्स डैश माइनस वी एक्स लिख लेते हैं इसको। सो वी एक्स डैश माइनस वी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स, ये डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है। इसको हम डी वी एक्स का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल के अंदर हम जब इसको पुट करते हैं तो डेल्टा की बजाय हम डी का वर्ड यूज़ करते हैं। और इसी डी वी एक्स को हम फार्मूले की रूह से हम लिख सकते हैं करली वी एक्स ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है डी वी एक्स को शो करने का। तो ये यानी मैंने सेंस बताई है कि डेल्टा वी एक्स का यहाँ पे क्या मतलब बनता है। तो अब देखें, मेरे पास ये था इनवर्ड फ्लो थ्रू द फेस 1 और ये है आउटवर्ड फ्लो। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो नेट आउटवर्ड फ्लो मिलेगा मेरे पास। तो इसलिए अगर नेट आउट फ्लो थ्रू दीज टू सरफेसेस मैं उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो वो बराबर आएगी, मैं लिख लेता हूँ, द नेट आउटफ्लो, आउटवर्ड फ्लो कह ले या आउटफ्लो कह ले, आउटवर्ड फ्लो थ्रू these two surfaces is वो किसके बराबर आएगा जी, नेट आउटवर्ड फ्लो। नेट आउटवर्ड फ्लो, ये देखें, ये फ्लो रेट था सरफेस 1 का और ये फ्लो रेट था सरफेस 2 का। तो हम दोनों को जस्ट माइनस करेंगे, ये आ जाएगा वी एक्स डैश इंटू डी बाई डी जी माइनस वी एक्स इंटू डी बाई डी जी इज इक्वल टू, यानी ये डिफरेंस ऑफ फ्लो रेट निकला है ना। अब देखिए हमारे पास डी वी एक्स की वैल्यू पहले ही मौजूद है, तो ये डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है। अगर इस डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करते हैं डी बाई डी जी के तो वही चीज़ आ जाएगी ये, यानी डी वाई एक्स को हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, डी वाई इंटू डी जी, तो ये नेट आउटवर्ड फ्लो रेट फॉर बोथ ऑफ दीज टू सरफेसेस जो है वो उसकी वैल्यू है। हमने इसको मतलब यूँ समझ लें कि हमने डी वाई डी जी यहाँ से कॉमन ले लिया, तो वी एक्स डैश माइनस वी एक्स को हमने डी वी एक्स के बराबर लिख दिया। और डी वी एक्स जो है वो पहले ही हम लिख चुके हैं कि ये बराबर है करली वी एक्स ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स के। तो ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये है नेट आउटवर्ड फ्लो, जो हमने अभी एजम्पशन ली है उसके मुताबिक हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये हमने कौन सी दो फेसेस ले ली हैं, 1 एंड 2। ये है फॉर द फेसेस 1 एंड 2, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, ये लें। और इसी तरह से अगर आप नेट आउटवर्ड फ्लो निकालते हैं फॉर द सेकंड पेयर ऑफ द फेसेस, यानी फ्रंट और बैक के लिए, तो उसके लिए देखें सिमिलरली द नेट आउटवर्ड फ्लो फॉर द अदर टू अपोजिट पेयर्स ऑफ द सरफेसेस, वो एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। यानी देखें करली वी एक्स ओवर करली एक्स आ रहा था, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ, नेट आउटवर्ड फ्लो फॉर अदर टू सरफेसेस, वो किसके बराबर आएगा, देखें, जी, उसको हम लिख सकते हैं करली ओवर करली वाई इंटू वी वाई
ये देखें x के लॉन्ग था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये dx dy dz सब के अंदर आ रहा है, यानी करली vx ओवर करली x आ गया, और साथ क्या आ गया dx dy इंटू dz। तो आप इसको लिख सकते हैं dx इंटू dy dz, dx इंटू dy इंटू dz। ये बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। इसी तरह से जो सेकंड फेस होगा इसको आप इक्वेशन 2 बोल दें, या इसको वैल्यू 2 बोल देते हैं, दैट इज़ द वैल्यू 2। और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू करली वी जी ओवर करली जी इंटू डी एक्स डी वाई डी जी, ये वैल्यू 3 आ गई। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें तो ये टोटल आउटवर्ड फ्लो आना चाहिए ना जी, क्योंकि हमने पेयर वाइज निकाला है दो। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 फेसेस लिए थे, फिर ये 2 फेसेस लिए, फिर ये 2 फेसेस लिए, ये 2 फेसेस का आउटवर्ड फ्लो ये है, फिर ये 2 फेसेस का आउटवर्ड फ्लो ये है, फिर ये 2 फेसेस का आउटवर्ड फ्लो ये है, नेट आउटवर्ड। सबको ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम का आउटवर्ड फ्लो आ जाएगा, नेट आउटवर्ड फ्लो फॉर द टोटल वॉल्यूम। तो इसलिए हम ऐड कर रहे हैं सारी वैल्यूज़ को। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है, बाय एडिंग ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़ वी विल गेट द टोटल outward flow for the whole volume। तो टोटल आउटवर्ड फ्लो फॉर द होल वॉल्यूम वो किसके बराबर आ जाएगा, सबको ऐड किया। तो ये देखें एडिशन के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, सॉरी। तो ये वैल्यूज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं, हमने डी एक्स डी वाई डी जी इसमें कॉमन है, तो इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले करली ओवर करली एक्स इंटू वी एक्स, फिर प्लस करली ओवर करली वाई इंटू वी वाई, फिर प्लस करली ओवर करली जी इंटू वी जी, जो कि ऐड कर रहे हैं ना। तो डी एक्स डी वाई डी जी हर एक वैल्यू में कॉमन था, तो इसलिए उसको मैंने पहले ही कॉमन निकाल के लिख दिया और ऐड कर दिया। यह आ जाएगा डी एक्स डी वाई इंटू डी जी, ये वैल्यू आ गई। तो अब देखें हम इसको जब देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, करली वी एक्स ओवर करली एक्स प्लस करली वी वाई ओवर करली वाई प्लस करली वी जी ओवर करली जी, ये एक्चुअली शुरू के अंदर मैंने लिखी थी डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जेंस, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द डाइवर्जेंस। तो उसमें इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर जो लिखी है ये डेल डॉट वी को शो करेगी, ये डाइवर्जेंस ऑफ वी को शो करेगी, इसलिए मैं इसकी जगह पे डेल डॉट वी लिख देता हूँ। तो दैट इज़ द होल वैल्यू विच इज़ इक्विवेलेंट टू डेल डॉट वी, ये डेल डॉट वी के बराबर आ जाएगी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जी। तो स्मॉल वी से लिख लें, यहाँ पे जो वी वर्ड यूज़ किया है हमने, ये जो थ्रू आउट वर्ड यूज़ हो रहा है ये वेलोसिटी के लिए यूज़ हो रहा है, हमने वेलोसिटी को वेक्टर पॉइंट फंक्शन के तौर पे लिया हुआ है। तो अब देखें ज़रा, ये वैल्यू जो है ये v इज़ कॉल्ड वेलोसिटी डेल डॉट v, इसको आप डाइवर्जेंस ऑफ v भी लिख सकते हैं, यानी डाइवर्जेंस ऑफ v इंटू डी एक्स डी वाई इंटू डी जी। तो ये किसके बराबर था, ये है टोटल आउटवर्ड फ्लो फॉर द होल वॉल्यूम। होल वॉल्यूम से मुराद है डी एक्स डी वाई इंटू डी जी। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं वैल्यू को, टोटल वैल्यू को किसके साथ, होल वॉल्यूम के साथ, तो फिर वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, वो आएगी टोटल आउटवर्ड फ्लो फॉर दी यूनिट वॉल्यूम। तो वो यूनिट वॉल्यूम के लिए आ जाएगा। तो देखें, तो हम उसको जो नेट आउटफ्लो पर फॉर द यूनिट वॉल्यूम था उसको रेट ऑफ लॉस पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, कि टोटल फ्लूइड जो हमारे इस वॉल्यूम से, इस सिलेक्टेड वॉल्यूम से बाहर गया है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लूइड जो है वो फ्लो आउट किया है, ये यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने बोला कि इस वैल्यू को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू आ जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ वी इंटू डी एक्स डी वाई डी जी। आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, सो डी एक्स डी वाई इंटू डी जी आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वी यानी डेल डॉट वी।
तो डेल डॉट वी फिर इसकी क्या सेंस बनी है कि इट इज़ द नेट आउटफ्लो फॉर द यूनिट वॉल्यूम, और यू कैड से रेट ऑफ लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये असल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डाइवर्जेंस का, कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो वाटर फ्लो कर रहा है या जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम डाइवर्जेंस ऑफ वी बोलते हैं। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द divergence of vector means we have selected a unit volume for a particular region and the total net outward flow of any of the vector value through that particular unit volume, that is called divergence of the vector। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में से टोटल नेट आउटवर्ड फ्लो कितना हुआ है, ठीक है, उस यूनिट वॉल्यूम के लिए हम नेट आउटवर्ड फ्लो को डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कर्ल ऑफ द वेक्टर की क्या सेंस बनती है, ज्योमेट्रिकल सेंस जी। तो नेक्स्ट देखें द कर्ल ऑफ ए वेक्टर की मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, कर्ल ऑफ वी, एक वेक्टर वी हमने एज्यूम किया है, उसको डेल क्रॉस वी लिखा जाता है। इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डेल ऑपरेटर एंड द गिवन वेक्टर। कोई भी जो गिवन वेक्टर होगा उसको डेल ऑपरेटर के साथ उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन कहलाता है। तो हम लेट से फिर दोबारा से डेल ऑपरेटर की वैल्यू तो वही रहनी है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जी इंटू के। ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू आ गई और क्रॉस लिखें, वी वेक्टर जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चले हम टोटली एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, डेल क्रॉस वी को। तो ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू आ गई, क्रॉस लगाया, और वी जो है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी एक्स आई प्लस वी वाई जे एंड प्लस वी जी के इक्विवेलेंट है। तो ये वैल्यू हमने लिख दी इसकी डेल ऑपरेटर की भी और वेक्टर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस फील्ड के लिए उसकी भी। तो लेकिन हम ये मैथमेटिकली तो इसको समझ ही सकते हैं। हाँ, इसको हम जब हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि अगर आप कोई भी जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिया रहता है तो आपको पता ही है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट में इजी फील करते हैं उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने में, तो उससे हमारे लिए इजीली ये कैलकुलेट हो जाता है। तो आप डेल क्रॉस वी को यूँ भी लिख सकते हैं, यानी अगर आपने सॉल्व करना है इसको तो आप फर्स्ट रो बनाएंगे आई यूनिट वेक्टर की, जे यूनिट वेक्टर की और के यूनिट वेक्टर की, और फिर बाद में जो डेल ऑपरेटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो आएंगे। वो आएगा करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई इंटू करली ओवर करली जी, और लास्ट पे कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स आ जाएंगे, वो आएंगे वी एक्स वी वाई इंटू वी जी। तो दैट इज़ दी अनदर फॉर्म टू कैलकुलेट द कर्ल ऑफ द वेक्टर। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको डिटर्मिनेंट को आप जस्ट ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेल क्रॉस वी का आंसर कहलाएगा। तो ये मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन थी। अब हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है और उसके ऊपर एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। तो हम खुद से ही एक एज्यूम कर रहे हैं एक बॉडी, जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से कि एक डिस्क शेप में बॉडी है, इस तरह से ये एक बॉडी है और हम उसके ऊपर एक ये पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से कि इट इज़ द पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी और डिस्क होल ऑफ द बॉडी जो है ये रोटेट कर रही है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गए। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p उसको हमने v से लिखा है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल p की। और हमें पता है कि जब कोई डिस्क या रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग में उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम ओमेगा का नाम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वैसे पहले पिछली क्लासेस में हमने पढ़ी हैं, लेकिन अभी हम इसी की हेल्प से कर्ल ऑफ द वेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर सपोजिंग दैट वी हैव अ रिजिड बॉडी विच इज़ रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे हमने कांस्टेंट माना है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होगी।
that is the along the axis of rotation of the rigid body. So now if we draw the position vector of the particle p with respect to the origin, यानी let's say कि मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ पॉइंट p के ऊपर, तो ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा पॉइंट p का, इसको r से लिखा जाएगा, ये r है। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ r। तो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं, हम यहाँ पे r एक पोजीशन वेक्टर है, तो आपको पता ही है पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट हमेशा xi प्लस yj प्लस zk की फॉर्म में होते हैं। तो ये हमने एक छोटी सी अजम्पशन ली है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कर्ल के फार्मूले को और देखते हैं हमारे लिए क्या कोई एक्सप्लेनेशन निकलती है। तो लेट वी अप्लाई दी डेल ऑपरेटर एज ए क्रॉस प्रोडक्ट ओवर दी वेक्टर v, यानी डेल क्रॉस v हम निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा डेल क्रॉस v। ये v यहाँ पे ये वेलोसिटी है और हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो बराबर होती है लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन ओमेगा और r के साथ ओमेगा क्रॉस r के बराबर है। इसलिए हम डेल क्रॉस v को डेल क्रॉस v लिखने की बजाय v की जगह पे इसकी वैल्यू लगाते हैं ओमेगा क्रॉस r। तो मैंने इसको ओमेगा क्रॉस r लिख दिया। अब देखें, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जिसमें हमने देखा था कि a क्रॉस b क्रॉस c ये बराबर होते हैं a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू सी। ये फार्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब इसी फार्मूले को अगर हम इस कर्ल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर भी तो तीन वेक्टर ही है ना, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस। हम फिलहाल इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे के स्टॉप कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, इसके ऊपर भी ये फार्मूला एप्लीकेबल है क्योंकि ये भी तीन वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है उनका। तो ये भी बराबर आएगा ओमेगा माइनस आर के। यहाँ पे आप पहले लिख दें क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन याद रखने का तरीका बताया था। ओमेगा जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है उसको आप यूँ लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं उनका आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये आ जाएगा डेल डॉट आर माइनस डेल डॉट आर इंटू डेल डॉट ओमेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट ओमेगा। यही फार्मूला ऊपर वाला हमने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। ये ओमेगा माइनस आर लिख दिया, जो रिमेनिंग वैल्यू ओमेगा तो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो डेल डॉट आर बाकी बचेगा। यहाँ से आर हमने पहले लिख दिया था, तो अब डॉट प्रोडक्ट डेल का डॉट ओमेगा के साथ आएगा। सो डेल डॉट ओमेगा। बहरहाल ये फार्मूला आप जैसे भी किसी भी तरतीब से याद रखें, ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आपने याद रखना था। तो ओमेगा चूँकि हम यहाँ पे एक कांस्टेंट के तौर पे ले रहे हैं, तो देखें हम इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 2 में ये जो फर्स्ट टर्म है इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 2 वो किसके बराबर है? वो है डेल डॉट आर इंटू ओमेगा। तो डेल डॉट आर किसके बराबर आएगा? डेल ऑपरेटर की वैल्यू लगाएं, वो हम पीछे लिख चुके हैं, आर की वैल्यू लगाएं, वो पीछे लिख चुके हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। तो आप देखेंगे कि डेल की वैल्यू लगाने से और आर की वैल्यू लगाने से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा करली एक्स ओवर करली एक्स प्लस करली वाई ओवर करली वाई प्लस करली जी ओवर करली जी। आप एक स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। डेल की वैल्यू लगाएं पहले, फिर आर की वैल्यू लगाएं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इनटू आ गया ओमेगा। तो ये देखें, ये करली एक्स ओवर करली एक्स कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया है 3 ओमेगा के बराबर। तो ये इक्वेशन 2 की
फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 2, उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। यदि सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 2 वो क्या है, डेल डॉट ओमेगा इंटू आर, डेल डॉट ओमेगा इंटू आर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आर्डर चेंज किया जा सकता है, ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। डेल डॉट ओमेगा की बजाय आप ओमेगा डॉट डेल लिखते हैं, ये देखें ओमेगा डॉट डेल इंटू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास इसकी एक्सपेंशन से क्या आएगा, ओमेगा डॉट डेल का मतलब है ओमेगा एक्स, ओमेगा चूँकि वेक्टर है और हम इसको ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर ओमेगा का पूरा वेक्टर लिखते हैं और डेल का ऑपरेटर लिखते हैं, दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। हमने जानबूझ के इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज किया था, इसलिए कि चूँकि ओमेगा कांस्टेंट था, डेल डॉट ओमेगा करते तो फिर हमने करली ओवर करली एक्स ऑफ ओमेगा एक्स निकालते ना, तो ओमेगा तो कांस्टेंट था वो 0 के बराबर आता। तो इसलिए हमने क्या किया है कि ऑपरेटर को 0 होने से बचाने के लिए हमने ओमेगा डॉट डेल कर दिया है। अब देखें इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आंसर आएगा ओमेगा एक्स इंटू करली ओवर करली एक्स, ऑर्डर चेंज हो गया, प्लस यानी पहले अगर इस डेल डॉट ओमेगा लिखते तो ये आना था करली ओवर करली एक्स इंटू ओमेगा एक्स बाद में आता और करली ओवर करली एक्स पहले आता। लेकिन अब ओमेगा एक्स पहले लिख रहा हूँ और करली ओवर करली एक्स बाद में लिख रहा हूँ। मैंने पहले बोला कि ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट था, तो डेल ऑपरेटर को आर पे ऑपरेट करेंगे हम। अगर डेल ऑपरेटर को ओमेगा पे ऑपरेट कर देते तो आंसर 0 आना था, तो इसलिए 0 से अवॉइड करने के लिए मैंने इसको ऑर्डर को चेंज कर दिया। सो ओमेगा एक्स इंटू करली ओवर करली एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू करली ओवर करली वाई प्लस ओमेगा जी इंटू करली ओवर करली जी, ये आर आ गया। और आर की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, ये बराबर है एक्स आई वाई जे प्लस जी के। अब जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखें चूँकि पार्शियल डेरिवेटिव में पहले ये टर्म इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये टर्म इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डॉट या क्रॉस का कोई ऑपरेशन मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये जो वैल्यू है सारी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन आप देखेंगे कि ओमेगा एक्स करली ओवर करली एक्स से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म के साथ, तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो करली एक्स ओवर करली एक्स आ जाएगा, जो कि वैल्यू 1 आती है, तो 1 आएगा, यानी आई यूनिट वेक्टर लेफ्ट आउट होगा, तो उसको मैं लिख लेता हूँ। ये बराबर आ जाएगा जी ओमेगा एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि करली ओवर करली एक्स डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड जी ये सारे 0 हो जाएंगे, लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से देखें ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा वाई करली ओवर करली वाई, ये जे के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह से ओमेगा जी ये करली ओवर करली जी ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, और ये के यूनिट वेक्टर के बराबर आ गया। तो ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आई है, ये ओमेगा वेक्टर बन गया, इसको हम ओमेगा के बराबर लिख देते हैं, ये देखें ये ओमेगा आ गया। अब देखें इक्वेशन 2 को हमने स्टॉप किया हुआ था, एक्चुअली हम इक्वेशन 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड ये है, इसका आंसर डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर था, और इसको हमने स्प्लिट कर दिया था इक्वेशन 2 की फॉर्म में। तो इक्वेशन 2 में वापस अगर जाते हैं तो देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी मौजूद है और सेकंड टर्म की वैल्यू भी मौजूद है, दोनों वैल्यूज पुट करें तो इक्वेशन 2 हमारे पास एक रिजल्ट देगी। तो हम लिख रहे हैं, सो इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 थी डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, और ये बराबर आई है इसकी जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म को मैं एक्सप्लेन किया था वो 3 ओमेगा के बराबर आंसर था, ये आया है 3 ओमेगा, फिर माइनस सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म का आंसर ओमेगा के बराबर आया 3 ओमेगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो 2 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है हमें एक्सप्लेनेशन में, हम उसको मतलब उसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन नहीं बनती, असल में हम ओमेगा के ऊपर फोकस करेंगे। तो अब देखें ज़रा, हमने इक्वेशन 2 में ये आंसर निकाल लिया डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर का। तो डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर का आंसर
इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 जो है वो किसके बराबर आएगी, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है वो थी डेल क्रॉस वी, मैं फिर से लिख देता हूँ, डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू वी की फिर हमने वैल्यू लगाई थी, ये था डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर के बराबर, ये इक्वेशन 1 थी। तो इसमें हमने देखें ये डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर सारी वैल्यू निकाल ली है, ये बराबर आ रही है डेल क्रॉस वी इज इक्वलेंट टू 2 ओमेगा, ये सारी वैल्यू 2 ओमेगा के बराबर आई है। तो देखिए हमने कर्ल ऑफ द वेक्टर ढूंढा, कर्ल ऑफ द वेक्टर एक अनदर वेक्टर के बराबर आया जो कि ओमेगा है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, उस रियल वेक्टर के। तो ये हमने एक जस्ट एक एग्जांपल ली है कि जहाँ पे भी एक वेक्टर फील्ड जो है उसको, क्योंकि v जो है ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी रोटेट कर रही थी, तो इसका मतलब ये है रोटेशन ऑफ द वेक्टर। डेल क्रॉस v को हम क्या जहन में रखेंगे हमेशा कि इट इज़ द रोटेशन ऑफ द वेक्टर, ये एक वेक्टर की रोटेशन है और इस वेक्टर की रोटेशन ज़ीरो नहीं है बल्कि एक अनदर वेक्टर के इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये जो v है ये एक रोटेटिंग वेक्टर है। तो जब भी वेक्टर रोटेट कर रहा होगा, देखें ना v की वैल्यू जो इस तरफ है, फिर v की वैल्यू यहाँ पे जब पार्टिकल रोटेट करेगा इधर आ जाएगी, पार्टिकल जब रोटेट करेगा इधर आ जाएगी। तो थ्रू आउट मोशन में जो v है वो रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब डेल क्रॉस v रिप्रेजेंटिंग द रोटेशन ऑफ द वेक्टर v। तो ये याद रखना है कि कर्ल जो है वो रोटेशन ऑफ वेक्टर को शो करता है। तो ये इसकी जो रोटेशन है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आई, यानी ये वेक्टर रियल में रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेटिंग इफेक्ट किसके बराबर है, इसका 2 ओमेगा के बराबर है। ओमेगा जो है वो भी एक वेक्टर है। सो इसलिए हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए वी गिव्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन। अगर आप जनरली इसको एक्सप्लेन करेंगे, सो इट शोज दैट द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज कनेक्टेड विद द रोटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर फील्ड। सो कर्ल ऑफ, वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड जो है वो किसके साथ कनेक्ट होगा, रोटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर फील्ड, कि वेक्टर फील्ड के अंदर रोटेशनल प्रॉपर्टीज कितनी है। लेकिन अगर कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, यानी ऐसा फील्ड है जो रोटेट ही नहीं कर रहा, या जो ऐसा वेक्टर है जो रोटेट ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर कर्ल ऑफ एफ या कर्ल ऑफ, लेट्स से कि एफ एक कंजर्वेटिव वेक्टर है या कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसके लिए फिर डेल क्रॉस एफ 0 के बराबर होगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए याद रखें जो कर्ल ऑफ द वेक्टर है वो 0 के बराबर होता है, जिससे हमें यह पता चलेगा कि दिस वेक्टर एफ इज इररोटेशनल वेक्टर। तो फिर एफ को हम इररोटेशनल वेक्टर बोलेंगे। तो जब भी हमारे पास वेक्टर जो है वो एक इररोटेशनल वेक्टर होगा, तो उस वक्त कर्ल ऑफ द वेक्टर जो है वो 0 होगा। अगर कर्ल ऑफ द वेक्टर 0 होता है तो याद रखें डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर जो है वो माइट भी 0 ना हो, बल्कि अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अगर डेल ऑफ एफ निकालेंगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, डेल डॉट एफ निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगा। तो अगर डेल डॉट एफ भी 0 हो जाए, डेल डॉट एफ भी अगर 0 हो जाए, तो फिर इस वेक्टर को हम सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर एफ विल बी कॉल्ड सोलेनोइडल वेक्टर। तो ये याद रखिएगा कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर 0 होता है तो इसका मतलब उस वेक्टर को हम सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं, और अगर उसका कर्ल 0 होता है तो फिर वो एक इररोटेशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है या फिर इररोटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसा वेक्टर जिसके अंदर दोनों यानी डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ही 0 हो जाएं, तो उसमें देखें उसको सोलेनोइडल वेक्टर कहा जाएगा। सोलेनोइडल वेक्टर का सेंस फिर क्या बनती है कि किसी भी पार्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो नेट, पहली बात तो ये है कि इस तरह से फ्लो हो रहा है उस वेक्टर का, या वो वेक्टर उस पार्टिकुलर वॉल्यूम को इस तरह से क्रॉस कर रहा है कि नेट आउटवर्ड फ्लो उसका 0 है।
नेट, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब क्या था, नेट आउटवर्ड फ्लो, यानी जितना इनवर्ड फ्लो हो रहा है उतना ही उस फिगर के लिए या उस रीजन के लिए आउटवर्ड फ्लो है। तो नेट आउटवर्ड फ्लो ज़ीरो है, तो इसका ये मतलब है कि इसका डाइवर्जेंस ज़ीरो है। लेकिन अगर हम इसका कर्ल निकालते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वेक्टर है जो कि रोटेट नहीं कर रहा, तो वो भी ज़ीरो होगा। तो ये मैंने कहा चले एक एग्जांपल दे दें, आपको समझ आ जाए कि कब किस वेक्टर के लिए या किस वेक्टर फील्ड के लिए दोनों ऑपरेशन ज़ीरो होते हैं, डाइवर्जेंस भी और कर्ल भी। तो उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर के बाद फिर हम अपने जो पार्टिकुलर थ्योरम्स हैं उनकी बात करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह।